आज रवि भवन में महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे जिया खान और महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के अध्यक्ष समीर काजी की अध्यक्षता में नागपुर विभागीय वक्फ संपत्तियों से संबंधित विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और मदरसों से जुड़ी वक्फ संपत्तियों पर सुनवाई हुई। राज्य से सभी संबंधित लोग आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित रहे। क्या है, सरकार ने सभी विभागों को 100 दिन का जो एजेंडा जो दिया है उसी पे सारे विभाग काम कर रहे हैं। तो उसी पे वक्फ बोर्ड का भी जो काम है वो चल रहा था। तो मुसलमानों में अभी तक जानकारी ये थी कि वक्फ बोर्ड जो है खाली मुसलमानों के मस्जिद और मदरसे तक काम करता है। तो यही हमने बताने की कोशिश की कि भाई वक्फ बोर्ड के लैंड पे आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, अच्छे स्कूल बना सकते हैं और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समीर काजी साहब ने बताया कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की जो लैंड है वो 1 लाख स्क्वायर फीट है। तो उसमें 1 लाख एकड़ है पूरे महाराष्ट्र में। तो उसमें क्या है, गरीबों के लिए घर भी बनाए जा सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों को दी जा सकती है। तो कुछ निराकरण हुआ कुछ लोगों ने? हाँ बिल्कुल, अभी समीर काजी साहब जो है कि 36 जिलों में 36 ऐसी सभाएं लेने वाले हैं। जितने भी मस्जिद मदरसे के जो पेंडिंग वर्क है उसको पूरा करने वाले हैं। और कहीं हॉस्पिटल खोल सकते, कहीं अच्छा स्कूल खोल सकते माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिमों के लिए। तो वो सब इस पे चर्चा हुई है। और सारे लोगों के जो जिनको प्रॉब्लम होती थी, गरीब लोगों को क्या औरंगाबाद जाना पड़ता था, मुंबई जाना पड़ता था, वो जाने की जरूरत नहीं। इनके जगह जगह कैंप लगेंगे, क्योंकि आयोग के पास ऐसी बहुत सारी तकरार आई थी। तो वो कुछ सही भी होती थी, कुछ गलत भी होती थी। उसी के कारण हमने वक्फ बोर्ड को, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप नागपुर में एक बार अपना आढ़ावा बैठक लीजिए और यहाँ के जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें। सर, वक्फ के रूल्स रेगुलेशन है भी या नहीं? देखिए, वक्फ के जो रूल और रेगुलेशन है वो सरकार के लॉ के हिसाब से 2014 में सर एक वक्फ बोर्ड को गाइडलाइन की गई थी कि रूल्स रेगुलेशन अपने सेपरेट जैसे बाकी ट्रस्टों के होते हैं उस टाइप का आपका भी होना चाहिए। देखिए, तो वो जो इसके जो आपके जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने। एक सेंट्रल एक्ट है वक्फ एक्ट 1995, जो पूरे देश के लिए एक एक्ट है और हर स्टेट को एक रूल बनाने का एक अधिकार होता है। उसके तहत हमारा 2002 में वक्फ रूल बना था, उसके बाद 2022 में वक्फ रूल बना। अब वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, तो उस अमेंडमेंट के तहत अभी फिर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट वक्फ रूल बनाए। आज जो बैठक हुई है, किस बारे में बैठक हुई है? सही में लोगों की समस्याएं जो है उसका निराकरण हुआ है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो दोस्त है प्यारे खान साहब, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, माइनॉरिटी कमीशन के पास जहाँ भी माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय होता है वहाँ पर दखल देना उनका काम है और उनको राहत पहुँचाना। उस हिसाब से वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो भी उनके पास कंप्लेंट्स आई है, उस हिसाब से हमने बातचीत की कि लोगों का काम कैसे आसानी से हो। उसी मकसद से हमने ये शिविर दिया और हमने सुना लोगों को कि यार लोगों के जो डिस्प्यूट्स है हम यहाँ पर सब लिख कर ले रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में उनका प्रॉब्लम भी हल करेंगे। सर, वक्फ बोर्ड का काम इस्लामी संपत्तियों की सुरक्षा करना होता है। ये नुकसान करने वाला तो नहीं होता वक्फ बोर्ड। फिर मुसाफिर खाना जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो उसको नान वक्फ करने का क्या आधार पर आपने नान वक्फ, जिस पर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो उसके बारे में आप कुछ विस्तार से बताइए। तो बात ऐसी है कि वक्फ बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के साथ क्वासी जुडिशियल बॉडी है। मुसाफिर खाना स्पेसिफिक जो आपने सवाल पूछा वो सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आया था और सुप्रीम कोर्ट ने हमको एक गाइडलाइन तय करके दी थी। जो पॉइंट्स हमको चेक करना है वो हमने क्वासी जुडिशियल बॉडी के तहत चेक किए और हमारा डिसीजन दिया। अब जो भी सेक्शन 40 के अंदर डिसीजन होता है उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने की एक अपॉर्चुनिटी वो आप कर सकते हैं। स्टे लगा दिया है उसको, जो भी है अभी वो आपकी अपॉर्चुनिटी है, जो भी पिटिशनर है। अच्छा, और सर जमीन है, जमीन है, कितनी जमीन है उसको कुछ अपार्ट फ्रॉम द मस्जिद कुछ और भी कुछ हॉस्पिटल स्कूल्स का भी प्रॉब्लम है? हमने अभी भी हमारे बाहर भी कहा, हमने सब लोगों से संबोधित करते हो कि वक्फ बोर्ड के जो महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड की 1 लाख एकड़ जमीन, जिसके ऊपर आज तक उस जमीन का ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ जिससे कौम को डायरेक्टली अच्छा फायदा पहुंचे।
जिसने भी वक्फ किया है, वक्फ करते को तो उसका ये मंशा रहा है कि ये गरीब मुसलमान को इसका फायदा पहुंचे, उसके एजुकेशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए और उसके बिजनेस के लिए और उसके रहने के लिए। लेकिन इस तरीके का फायदा हम नहीं पहुंचा पाए। उसकी वजह यही है कि हमारी प्रॉपर्टीज मैक्सिमम इनक्रोच थी, और इनक्रोच होने की वजह यह थी कि हमारे पास स्टाफ नहीं था जो पूरे महाराष्ट्र को संभालने के लिए। आज से 2 साल पहले 25-30 लोगों का स्टाफ था, लेकिन हमारे साथ गवर्नमेंट है आज, उनकी मदद से हमारे पास आज 200 प्लस महाराष्ट्र के अंदर स्टाफ है। और हमने हमारा डेवलपमेंट शुरू भी किया है। हमारे कई जगहों पे जो है तो मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले हैं अभी, और रेसिडेंशियल गरीब मुसलमानों के लिए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं जो पिछले 50 साल में नहीं हुए। हम ये आने वाले 2-3 साल में इंशाल्लाह करके बताएंगे। आज सर आपने बैठक ली, कई लोगों की शिकायत आई, उसका निराकरण आपने करने की बात कही है। 1 लाख एकड़ जो ज़मीन है वक्फ की कौम के भलाई के लिए, विकास के लिए आपने करने की बात कही। इसके अलावा मेरे कुछ सवालात ये है कि सर रिसेंट ऑडिट कब हुआ वक्फ का और उसकी पब्लिसिटी की गई पब्लिक के सामने? हमारा हर मार्च में ऑडिट होता है, और जो हमारे पास पहले सिस्टम था ऑडिट के लिए, अभी हमने बेहतर एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उस सॉफ्टवेयर के तहत मैंने अभी हमारे स्पीच में भी कहा है कि जो ऑडिट में पारदर्शिता लाने की वजह से जो हर साल हमारी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा होती नहीं थी, जो आज हमारी 10 करोड़ लगभग 11 करोड़ की इनकम हुई है, और हम उसको पब्लिसाइज भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर जो एजेंडे होते हैं, जो बैठक होती है, उसको ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर क्यों पब्लिश नहीं किया जाता है? करते हैं कुछ उसमें कुछ दिनों से रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि करते ही नहीं है। लेकिन हमारा जो ऑनलाइन का और वेबसाइट का काम जो है तो एक एडवांस तरीके से काम चल रहा है। कुछ दिनों में इंशाल्लाह 1 महीने में हम सब ये शिकायतें दूर कर देंगे। इसके अलावा सर एनुअल रिपोर्ट भी जो होती है वो प्रस्तुत की जानी चाहिए होती है ताकि हम विधान परिषद में उसको रखा जा सके, लेकिन वो भी नहीं की जा रही है सर। इसके पीछे की वजह? नहीं, वो तो रिपोर्ट तो होती है हमारी। आप मांग सकते हैं हमको रिपोर्ट, बिल्कुल देंगे हम। वो पब्लिक जो है करेंगे आने वाले साल, इस साल से हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये तमाम सवाल थे सर, लेकिन ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए डिजिटलाइजेशन का कुछ होने वाला है वक्फ को लेकर? बस रजिस्ट्रेशन और ऑडिट का जो है तो हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है, और जीपीएस मैपिंग कर रहे हैं हम। हर प्रॉपर्टी को जो है तो जीपीएस करके कौन सी प्रॉपर्टी में कितना पोटेंशियल है वो निकालेंगे। ऑडिट का सॉफ्टवेयर बनेगा। ये हम डिजिटलाइजेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज जो समस्या सामने है, मुख्य कौन सी लग रही है आपको, इसका निराकरण आपको प्रायोरिटाइज? नहीं, देखो समस्याएं वक्त में मैक्सिमम यही होती है कि ट्रस्टीज के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो, और रजिस्ट्रेशन को लेकर होते हैं, मुतवल्ली को लेकर होता है, और वो हम मैक्सिमम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा अतिक्रमण पे भी मैं चाहूंगी। वक्फ की मोस्टली प्रॉपर्टीज अतिक्रमण हो रहा है वहाँ पे, ऐसी रिपोर्ट सामने आई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? के लिए हमारे पास पहले स्टाफ नहीं था, इसके लिए कोई भी जमीन हमारी इंक्रोच कर लेता था, लेकिन अब हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में 5-7 लोगों का स्टाफ है, तो हम लोग अभी नया तो अतिक्रमण नहीं हो रहा है, और पुराने पे हम वक्फ एक्ट के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। नागपुर शहर वासियों का पसंदीदा एग्जीबिशन न्यू स्टाइल एक्सक्लूसिव हैंडलूम एग्जीबिशन 12 मार्च से शुरू हो चुका है। जी हाँ, यहाँ एक ही छत के नीचे मिलेंगे देश के कोने कोने से प्रख्यात कई हैंडलूम, क्लॉथिंग, होम डेकोर, ज्वेलरी और फूड आइटम स्टॉल्स, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। अनोखी खूबसूरत चीजों से भरपूर ये एग्जीबिशन लोकेटेड है गणेश उत्सव ग्राउंड, भिंडे लेआउट, स्वावलंबी नगर, नागपुर में। टाइमिंग्स है सुबह 11 से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें शारदा प्राजत ऑन 9822656077 एंड शाहरुख शेख ऑन 6350029715 पर।